ध्यान दो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो पिछले 2 क्लास में हम लोग पढ़े कि कोई भी मेटल है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यह सभी इलेक्ट्रॉन मेटल के पॉजिटिव लैटिस से जुड़े होते हैं। वह अट्रैक्शन फोर्स लगाते रहता है, इसलिए अब खुद से बाहर नहीं निकलेंगे। इन्हें निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर यहाँ पे गिरता है तो हम जानेंगे कि फोटोन गिरता है और फोटोन के पास एनर्जी HF होता है, जिसके कारण यह इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हम पिछले क्लास में एक एक्सपेरिमेंट पढ़े कि एक वैक्यूम चैम्बर ले लिए, एक प्लेट लिए जिसे निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए, एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे लाइट अगर गिराओगे तो लाइट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वह इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव प्लेट के द्वारा रिपल्सन किया जाएगा और पॉजिटिव के द्वारा अट्रैक्शन किया जाएगा। जैसे जैसे हम इंटेंसिटी लाइट का बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, इसलिए करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो करंट के बीच में जब हम ग्राफ देखें बच्चों, तो इस तरह का मेरा ग्राफ आया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहाँ बढ़ाएंगे तो फोटो करंट भी मेरा बढ़ते चला जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि जब यहाँ पे यह जो प्लेट है, एनोड प्लेट, इसका वोल्टेज अगर हम बढ़ाते हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसको यह तेजी से अट्रैक्ट करने लगेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जब लाइट गिराते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलता है 1 सेकेंड में और यह प्लेट 6 इलेक्ट्रॉन को खींच सक रहा है। तो अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो 7 को खींचेगा, फिर 8 को खींचेगा, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से खींचने लगेगा तो करंट बढ़ने लगेगा। यानी कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे टोटल का टोटल खींचने लगेगा पर सेकेंड ऑफ टाइम में। तो उसके बाद यह निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यह खींचने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पर सेकंड में जितना निकला उतना खींच लिया, उसके बाद कांस्टेंट करंट हो जाएगा। यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा और कुछ देर के बाद फोटो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उसे फोटो करंट का सैचुरेशन वैल्यू हम कहेंगे। अगर हम वोल्टेज को 0 कर देंगे फिर भी यह जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा और उन काइनेटिक एनर्जी से इस प्लेट तक वह पहुंच जाएगा तो कुछ ना कुछ फोटो करंट होगा। यानी कि एनोड पोटेंशियल का वोल्टेज जब 0 भी होगा फिर भी फोटो करंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन अगर हम फोटो करंट को 0 करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसको, उसके एनर्जी को काउंटर करने के लिए यहाँ निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। वह निगेटिव पोटेंशियल इसके एनर्जी को काउंटर करेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होगा, इसके द्वारा उत्पन्न एनर्जी के बराबर होना चाहिए, वह होगा EV0। तो Kmax का फॉर्मूला आ गया मेरा EV0। अब हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो V0 है वह स्टॉपिंग पोटेंशियल है, निगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू एनोड प्लेट सो दैट फोटो करंट इज 0। अब इस कॉन्सेप्ट को पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं बच्चों, ध्यान से समझो। तो देखो कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, ध्यान दोगे तो समझोगे सभी बातों को। अब हम यह जान चुके हैं कि HF, फोटोन का एनर्जी HF होता है, H फ्लाइंग कांस्टेंट होता है और F जो है फ्रीक्वेंसी होता है रेडिएशन का। HF जो होता है वह 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है। यही Kmax कहा जाता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ। 10 जूल एनर्जी दिए, 2 जूल निकालने में यूज हुआ, 8 जूल जो है वह काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का रहा। तो Kmax अगर हम लिखेंगे तो HF माइनस 5 होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ाते हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स
इंक्रीज करता है बच्चों। नंबर ऑफ फोटॉन्स के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी बढ़ रहा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। फाई जो है वर्क फंक्शन है, मेटल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो यह भी तो कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन का होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका मतलब ग्राफ इस तरह का हो गया बच्चों, के मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और इंटेंसिटी का ग्राफ है कि इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह कांस्टेंट होगा। तो अभी हम पढ़े कि के मैक्स बराबर ई वी नॉट होता है। ई वी नॉट पिछले क्लास में पढ़ाए थे। ई वी नॉट, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और वी नॉट जो है रिटार्डिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल इसे कहते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। यहां से सब टर्म्स याद रखते जाओगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और हम यह जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर बढ़ेगा तो फोटो करंट बढ़ेगा, पीछे हम लोग बढ़ा चुके हैं। अब इस एक ग्राफ देखो बच्चों, ध्यान दो। यह तुम्हारा एनोड पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। यह तुम्हारा ग्राफ है फोटो करंट का। पिछले क्लास में इस ग्राफ के बारे में बताए थे, इस तरह इसका ग्राफ होता है। इसमें एनोड पोटेंशियल को बढ़ाओगे तो फोटो करंट बढ़ेगा, कुछ देर बाद जाके सैचुरेशन हो जाएगा। यह जो निगेटिव पोटेंशियल है वी नॉट, इस पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाता है। तो एनोड पोटेंशियल को, एनोड प्लेट को जब निगेटिव पोटेंशियल देते हैं तो फोटो करंट जीरो हो जाता है। उस निगेटिव पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल हम कहते हैं। ध्यान दो इस ग्राफ को। I1, I2, I3। I1 बड़ा है I2 से और I2 बड़ा है I3 से। यह I जो है इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी को। तो इस ग्राफ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर I1 था तो सैचुरेशन करंट ज्यादा था। इंटेंसिटी ऑफ I2 था तो फिर और कम हुआ, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा करोगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट का वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फोटो करंट जो है डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फोटो करंट जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वह नहीं डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर अलग अलग भी रखेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सब इसमें बता दिए हैं, ठीक है बच्चों। तो अब इस ग्राफ आता है एग्जाम में, फोटो करंट और एनोड पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रा कीजिए अलग अलग इंटेंसिटी के लिए। तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसमें जुड़ा हुआ सब बात है कि लाइट के इंटेंसिटी को अगर बच्चों तुम बढ़ाते हो, लाइट के इंटेंसिटी को अगर तुम बढ़ाते हो तो फोटो करंट बढ़ता है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का नहीं बढ़ता है। किसी भी मेटालिक प्लेट पर अगर हम एनर्जी गिरा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का अपना एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फोटोन का संख्या बढ़ता है, जिससे फोटोन की संख्या बढ़ने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह कांस्टेंट होता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है इसके फ्रीक्वेंसी पर। एनर्जी यहां से ज्यादा गिराओगे तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ज्यादा फ्रीक्वेंसी के अगर एनर्जी गिराओगे तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का अगर एनर्जी गिराते हो तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगेंगे। इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, इसको नोट कर लोगे, आगे बताते हैं, ठीक है।
तो ध्यान पूर्वक अगर वीडियोज रिपीट करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझोगे तो क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग को डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। उसके बाद मेरा जर्मर डेविएशन एक्सपेरिमेंट है, तो 2 क्लास इसके बाद और बचता है मेरा चैप्टर को कंप्लीट करने में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, ध्यान देते रहो। अब देखो बच्चों, ध्यान दो, हम जान गए हैं कि एनर्जी जो है, जो एनर्जी इंसिडेंट हम कर रहे हैं, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी मिनिमम जरूरत होता है उसे वर्क फंक्शन कहते हैं, और एनर्जी अगर ज्यादा है तो फिर यही काइनेटिक एनर्जी होता है, के मैक्स, अगर वेस्ट एनर्जी नहीं हुआ तो। इसे हम HF कहते हैं बच्चों, या फाई कहा जाता है, और यह के मैक्स होता है। यही आइंस्टाइन का इक्वेशन है। तो अगर यहां से ध्यान दें तो के मैक्स जो है वह HF माइनस फाई है, ठीक है। अगर मेटल गिवन है, मेटल इज गिवन तो फाई कांस्टेंट हो गया, और अगर फाई को देखो, फाई जो है दिए हुए मेटल पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर पर भी डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर का थर्मोनिक इमिशन अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पर ही कॉन्सेंट्रेट किए हुए हैं। तो फाई को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया EV0 HF माइनस फाई। तो यहां से यह तो सीखने को मिल रहा है कि एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और के इंक्रीज करेगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि तुमको क्या नहीं बदलेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वह नहीं बदलेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स गिराओगे तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ज्यादा एनर्जी का फोटोन अगर गिरता है तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ज्यादा फोटोन गिराओगे, संख्या फोटोन का बढ़ाओगे, नंबर फोटोन का बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, न कि फ्रीक्वेंसी पर। एक ग्राफ समझोगे, बहुत ध्यान से समझना होगा सभी चीजों को। यह है बच्चों फोटो करंट, ठीक है, और यह है बच्चों एनोड पोटेंशियल, एनोड प्लेट का पोटेंशियल। तो एनोड प्लेट के पोटेंशियल को अगर हम बढ़ाते हैं तो इस तरह ग्राफ होता है बच्चों, यह स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान दो और इस ग्राफ को ध्यान दो, ठीक है। V01, V02, V03, देखो बच्चों यह 3 वैल्यू दिया गया, 1, 2, 3। अब यह जो 1 है F1 फ्रीक्वेंसी के लिए है, 2 F2 के लिए है, और यह 3 F3 के लिए है। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे V0 बड़ा होते जाएगा, यानी F3 बड़ा है F2 से और बड़ा है F1 से, इसलिए V03 बड़ा है V02 से और V01 से। माने फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि देखो बाबू समझो ध्यान से, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, यहाँ जो लाइट गिर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो उसे रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। उस ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा एनर्जी का काउंटर करना पड़ेगा, तो ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी अधिक हुआ तो एनर्जी अधिक होगा, एनर्जी अगर अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे, और अधिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अधिक एनर्जी से काउंटर करना पड़ेगा, इसलिए अधिक स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो ध्यान दो बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग होगा, ध्यान दो, जो लाइट रेज गिर रहे हैं यहाँ पे, जो फोटोन एनर्जी गिर रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी अगर अलग अलग होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा, इमिटेड इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होंगे। लेकिन जब इंटेंसिटी अलग अलग करेंगे,
इंटेंसिटी अलग अलग करेंगे तो करंट बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा, उसका स्पीड नहीं बढ़ेगा, उसके काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेंगे। तो यह दोनों ग्राफ, जो पिछला दोनों ग्राफ बताए हम तुम लोग को, वो बहुत सारी चीजों को डील करता है बच्चों। तो ध्यान से इस बोर्ड को भी बाबू नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम तुम लोग को सिखा रहे हैं, ध्यान से लिख लोगे इसको। अब आगे बढ़ रहे हैं बाबू, ध्यान दो। अगर कॉन्सेप्ट को अगर समझते हो, ध्यान पूर्वक कॉन्सेप्ट को समझते हो तो ध्यान दो मेहनत से। देखो यह है तुम्हारा फोटो करंट, यह तुम्हारा फोटो करंट है और यह तुम्हारा एनोड पोटेंशियल है, और इस प्रकार का तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार का तुम्हारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का तुम्हारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक, और इस तरह ग्राफ दिया गया है 1 2 3। तो 1 2 और 3 में क्या तुम्हारा रिलेशन है? तो देखो बच्चों ध्यान से अगर समझोगे, पहला बात यह है, पहला बात इस पूरे ग्राफ में तुम देख रहे हो 1 और 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। तो 1 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर सेम है तो 1 और 2 का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, यानी F1 का फ्रीक्वेंसी और 2 का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। 1 और 3 का तुम्हारा अलग अलग तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि 3 का फ्रीक्वेंसी 1 और 2 के फ्रीक्वेंसी से अधिक होगा। फिर तुम देख रहे हो बच्चों कि सबका फोटो करंट क्या है बच्चों? सेम है। तो सबका फोटो करंट सेम है तो सबका इंटेंसिटी जो है वह सेम है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वह सेम है, इसीलिए सबका फोटो करंट फाइनली जो है वह सेम है। तो इस तरह फिगर बनाऊं ना के सवाल बाबू अलग अलग तरह का सवाल पूछा जाता है। ध्यान दो, स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 और 2 का सेम है, इसलिए 1 और 2 का फ्रीक्वेंसी सेम है। 3 का फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल अधिक है, इसलिए 3 का फ्रीक्वेंसी सेम है, सॉरी 3 का फ्रीक्वेंसी अधिक है। और सबका सैचुरेशन करंट सेम है, इसलिए सबका इंटेंसिटी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी जिसका अधिक होता है उसका फोटो करंट अधिक होता है। यह बाबू बात नोट कर लोगे। इस तरह का एक क्वेश्चन मेंस में आया हुआ भी सवाल है, ध्यान दो बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जान गए हैं कि Kmax जो है मेरा HF-5 है, इसे EV0 लिख सकते हैं, HF-5 लिख सकते हैं। तो V0 आ गया H/E F-5/E। कंपेयरिंग विथ y बराबर mx प्लस c। तो यह जो ग्राफ है V0 को अगर y एक्सिस पर रखें, फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस पर लिखें, तो नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। नेचर ऑफ ग्राफ जो होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। नेचर ऑफ ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन होगा। तो ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। ध्यान दो बच्चों, इस तरह से, जिसका स्लोप y एक्सिस पे V0 लिए हैं, x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लिए हैं, और c के जगह देखो y के जगह V0 लिख दिए, x एक्सिस की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दिए हैं। तो स्लोप जो होगा यहाँ पे वह h/e आएगा, और h कांस्टेंट ही होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यह कांस्टेंट ही होता है, तो स्लोप क्या आ गया? कांस्टेंट आया। तो अलग अलग मेटल के लिए भी जब तुम ड्रा करोगे तो ग्राफ पैरेलल आएगा। यह मेटल 1 है और यह मेटल 2 है। तो अलग अलग मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, इसलिए नीचे ज्यादा काट दिया है। मेटल 2 का वर्क फंक्शन मेटल 1 के वर्क फंक्शन से अधिक होगा। यह बात ध्यान रखना बच्चों। तो यह भी एक ग्राफ होता है, इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब हम जान गए हैं कि फाई बराबर HF0 होता है। फाई बराबर HF0। F0 को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। F0 को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं बच्चों। और F0 बराबर 1/c/λ0 होता है, जहां λ0 को हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं।
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यह बात भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है बच्चों, यहां से अगर एक और लाइन लो कि के मैक्स HC बाई लेमडा माइनस 5, ठीक है, तो के मैक्स और लेमडा के बीच में ग्राफ जो होगा, के मैक्स और लेमडा के बीच में ग्राफ जो होगा, के मैक्स और लेमडा के बीच में ग्राफ इस प्रकार का होता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेमडा बढ़ाते जाओगे तो के मैक्स घटते जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो के मैक्स बढ़ते जाएगा। तो यह ग्राफ भी ध्यान रखना, एक बार मेंस में अभी सवाल पूछा गया सवाल है। तो इस चैप्टर में जो सवाल आते हैं ना, एडवांस में, जेईई एडवांस में, नीट में, मेंस में, वो सभी नॉर्मल से सवाल आते हैं। एक बाद में एक वीडियोस डालेंगे उस पे सवाल का, लेकिन थ्योरी जिसको क्लियर होगा ना, वो सभी बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। इसको हटाते हैं बच्चों, ध्यान दो कि नोट बनाते जाओगे, नोट्स कंप्लीट करते जाओगे, पूरा डुअल नेचर पढ़ा दिया गया है अभी तक जितना भी, उसको कंप्लीट रखो, सब कुछ कंप्लीट रखो, खुद पे खुद सब अच्छा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ध्यान दो बच्चों। मान लेते हैं कि अगर मेरा जो एनर्जी है वह HF है और मेरा वर्क फंक्शन जो है वह HF0 है, ठीक है, तो एनर्जी जो है वह गारंटी है कि वर्क फंक्शन से बड़ा होगा तो ही ना इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी F जो है F0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉ। तो देखो, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हुआ, इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इलेक्ट्रॉन cannot emit from surface of metal। सरफेस ऑफ मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं। दूसरा पार्ट आता है बच्चों कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, या तो बराबर हो या बड़ा हो, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन इलेक्ट्रॉन में इमिट। यहाँ पे में इमिट इसलिए लिखा गया है कि जरूरी नहीं है बच्चों निकल ही जाए, क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट भी कर सकता है। में इमिट फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल, यही लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है। ठीक है, बोर्ड में इमिट को कैन इमिट ही कर दिया है कि निकलेगा ही निकलेगा, विल इमिट कर दिया गया है। तो इस बात को बच्चों नोट कर लोगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में हम तुम लोग को जो बातें बताए हैं उसको ध्यान पूर्वक यहाँ समझोगे। कोई भी मेटल था, कोई भी मेटल अगर सोचते हैं तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वह फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस मतलब प्लस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं। ठीक है, अगर इसको एनर्जी दिया गया तो उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन निकल गया। कोई फॉर्चुनेट इलेक्ट्रॉन ही निकला, इसे जानने की लाइट इसको पार्टिकल नेचर के टर्म में एनर्जी दे रहा है। और हम जाने कि एक ही इलेक्ट्रॉन निकला है, यानी कि बंडल ऑफ एनर्जी से इसको एनर्जी प्राप्त हुआ, उसे हम फोटोन कहें। तो पहले फोटोन के बारे में जान लो। फोटोन क्या है? तो वह बंडल ऑफ एनर्जी है जिसका एनर्जी HF होता है, मोमेंटम h बाई लेमडा होता है। उसका मास अभी तक डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। रेस्ट मास 0 है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से मूव करता है, कोई भी कोलिजन इलास्टिक कोलिजन करता है। यह सही बातें ध्यान रखना है बच्चों। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। मतलब पावर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा।
और अगर एनर्जी फोटॉन्स का बढ़ेगा तो निकलता हुआ इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा एनर्जी का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फोटोन का संख्या बढ़ा, नंबर बढ़ा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का एनर्जी बढ़ा तो निकले हुए इलेक्ट्रॉन का ही एनर्जी ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे वर्क फंक्शन कहते हैं फाई, और फाई से बड़ा एनर्जी दोगे तो ही निकलेगा, ठीक है। और ज्यादा भी दोगे तो जरूरी नहीं है कि निकल जाए, लेकिन अगर कोई भी कोलिजन उलिजन नहीं किया तो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी के बराबर होगा। यह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसलिए लिए कि बहुत सारे अलग अलग स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सब अलग अलग कंडीशन से निकलते हुए आएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वह फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उनको अगर एक फॉर्म दे दिया जाए, कंटिन्यूअस फ्लो बना दिया जाए, तो उनसे कंटिन्यूअस करंट बन जाएगा, उसे फोटो करंट कहेंगे, और उसके इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया तुम्हें कि दो प्लेट ऐसे ऐसे जोड़ दिया गया बच्चों, यहाँ ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट गिराओगे तो ज्यादा करंट बढ़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उससे संख्या बढ़ेगा सिर्फ। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से तुम्हारा करंट का वैल्यू बदलते रहेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो करंट नहीं बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का, कि इसका जो है पॉजिटिव प्लेट है उसका वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच के इस करंट का वैल्यू बढ़ा देगा। लेकिन अगर ऐसा स्थिति आया कि इसका वोल्टेज जीरो कर दोगे फिर भी करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अपने काइनेटिक एनर्जी से फ्लो को मेंटेन रखेगा। तो इसे जीरो करने के लिए इसके एनर्जी को काउंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो सबसे मैक्सिमम वाला को रोक दोगे तो सब रुक जाएगा। यानी कि जो एनर्जी इस वोल्टेज के थ्रू हम प्रोवाइड करेंगे वह एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो केमैक्स जो होगा वह ई वी नॉट के बराबर होगा। ई वी नॉट को समझो, भी वोल्टेज से क्यू चार्ज अगर मूव करता है तो उसके पास एनर्जी क्यू भी होता है। तो ई इलेक्ट्रॉन को वी नॉट वोल्टेज से मूव कराएगा तो ई इंटू वी नॉट आया, हुआ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को काउंटर कर दिया। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। इस पे अलग अलग तरह के ग्राफ भी बताए गए। तो अभी आज मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का क्लास हो गया बच्चों। इसके बाद अगला टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ मैटर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। जैसे लाइट जो है वेव है, या तो पहले से हम जान रहे थे 1905 ईस्वी से पहले तक जानते थे। जब तक फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं आया था तो जानते थे कि भाई लाइट है क्या, तो वेव है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे, सब दे रहा था। उसके बाद यह लाइट अलग फेनोमेना शो किया, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। इससे पता चला कि लाइट जो है वह पार्टिकल नेचर भी शो करता है, क्योंकि अगर वेव रहता तो सभी इलेक्ट्रॉन निकल जाता, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए लाइट जो है वह पार्टिकल नेचर भी है। तो वेव के साथ पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रखता है लाइट, इसलिए लाइट का व्यवहार डुअल नेचर का व्यवहार होता है। इसके बाद अगले क्लास में जो पार्टिकल है वह भी वेव कैरेक्टर शो करता है। इसके क्लास को अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाबू जबरदस्त मेहनत करते रहो, सब चीजों को जरूर कंप्लीट करो।